नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं आज की पहली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई न्यूज है, डिजास्टर मैनेजमेंट, जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि हाई कोर्ट आस्क 9 क्वेश्चन टू कर्नाटका गवर्नमेंट ऑन चिन्ना स्वामी स्टेडियम स्टैम्पीड। बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा है और समारोह के लिए नहीं ली गई थी कोई अनुमति। इस दौरान पुलिस कमिश्नर समेत कई ऑफिसर सस्पेंड कर दिए गए हैं। चिन्ना स्वामी स्टेडियम के पास मची भगदड़ के सिलसिले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और एफआईआर में गैर इरादतन हत्या जैसे गंभीर आरोप लगाया गया है। और आरसीबी द्वारा पहली बार आईपीएल का खिताब जीतने के जश्न में शामिल होने के लिए बुधवार को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर लाखों लोगों की संख्या में प्रशंसक उमड़ पड़े थे और इस दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत और 56 लोग घायल हो गए थे। देखिए, स्टैम्पीड बहुत मुद्दा बना हुआ है और इस बार यूपीएससी निश्चित रूप से मेंस में क्वेश्चन पूछेगा और निबंध भी हो सकता है पूछ ले, क्योंकि 29 जनवरी 2025 को जिस दिन मौनी अमावस्या थी, प्रयागराज में कुंभ लगा था, वहां पे भी 30 से 50 की संख्या में मारे गए थे लोग और हजारों घायल हुए थे। वहां पे भी भगदड़ मची थी, वहां पे भी भीड़ का प्रबंधन नहीं हो पाया था। अगर इसकी और डिटेल में बात करें तो आईपीएल में आरसीबी की खिताबी जीत का जश्न मनाने के लिए बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित समारोह में भीड़ के कुप्रबंधन, हद दर्जे की अदूरदर्शिता और बेजा राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण 11 लोगों की मौत और बहुत ही क्षोभजनक है। ये स्टेडियम में भगदड़ इसलिए भी मची क्योंकि इस मौके को नेताओं ने लोकप्रियता बटोरने का मौका मान लिया और उन्होंने क्रिकेट प्रशंसक की सुरक्षा को सिरे से अनदेखी कर दी। कुछ ऐसा ही रवैया पुलिस का भी रहा है और आरसीबी प्रबंधन का भी। इस कारण भगदड़ में लोग मर रहे थे और स्टेडियम में जीत का जश्न मन रहा था। यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा ही नहीं, इसका भी परिचायक है कि अपने देश में वीआईपी लोगों के सामने आम आदमी को किस तरह कुछ नहीं समझा जाता और यही रीजन प्रयागराज में भी था, वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देना। देश में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आयोजनों के साथ ही रेलवे स्टेशनों आदि पर भगदड़ से मौतें होती रहती हैं। ऐसी किसी भी घटना से कोई सबक लेने के बजाय ऐसा करने का दिखावा किया जाता है। इसका ही ताजा और शर्मनाक उदाहरण है बेंगलुरु की घटना। बेंगलुरु कोई आम शहर नहीं है, इसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। स्पष्ट है कि यहाँ की दर्दनाक घटना देश की वैश्विक छवि पर भी कहीं अधिक बुरा असर डाल सकती है। अब देखिए, इस बार क्वेश्चन यूपीएससी कैसे पूछ सकता है, आइए दिखाते हैं। 2024 में यूपीएससी आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन पूछा था, उसी से मिलता जुलता ये भीड़ प्रबंधन यानी स्टैम्पीड के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। यूपीएससी मेंस में 2024 में क्वेश्चन पूछा था जीएस पेपर 3 के अंतर्गत, क्वेश्चन नंबर 18 था। आपदा प्रबंधन से जो दो क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, इसलिए तैयार रहिएगा जो लोग इस बार मेंस लिख रहे हैं 2025 का। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ एक उभरती हुई जलवायु प्रेरित आपदा है। इस आपदा के कारणों की चर्चा कीजिए। पिछले 2 दशकों में भारत में आई ऐसी 2 प्रमुख बाढ़ों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारत की उन नीतियों और ढांचों का वर्णन कीजिए जिनका उद्देश्य ऐसी बाढ़ों से निपटना है। 250 शब्दों में लिखना है। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो तैयार रहिएगा, इस बार भीड़ प्रबंधन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आइए अगली न्यूज की ओर चलते हैं। इस न्यूज को भी द हिंदू ने कवर किया था और ये आईआर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है, जयशंकर स्ट्रेस नीड टू बूस्ट इंडिया सेंट्रल एशिया लिंक, क्योंकि इस दौरान नई दिल्ली में गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से चर्चा करते हुए कजाकिस्तान के विदेश मंत्री मुरत नर्तलेव, यहाँ पे आप देख सकते हैं मीटिंग के, और कहा गया कि आतंकवाद के खिलाफ मध्य एशियाई देशों का मिला है समर्थन। मध्य एशियाई देश अजरबैजान भले ही पाकिस्तान के साथ खड़ा हो, लेकिन इस क्षेत्र में 4 अहम देश कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान और तजाकिस्तान ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का खुलकर समर्थन किया है। और गुरुवार को 3 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर की अलग अलग द्विपक्षीय वार्ता हुई। शुक्रवार को चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता होने वाली है, यानी आज। इसमें उक्त चारों देशों के अलावा उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री भी हिस्सा लेंगे। कल की बैठक में आतंकवाद का मुद्दा भी रहेगा, लेकिन विदेश मंत्री ने यहाँ एक समारोह में स्पष्ट किया कि आर्थिक मुद्दे और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करना प्राथमिकता में रहेंगे। तजाकिस्तान के विदेश मंत्री सिरोजुद्दीन मुहर्रद्दीन, तुर्कमेनिस्तान के उप प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री राशिद मैरदेव, किर्गिस्तान के विदेश मंत्री जीनबेक कुलूबायोव व कजाकिस्तान के विदेश मंत्री मुरत नर्तलेव के साथ बैठक के बाद जयशंकर ने अपने इंटरनेट मीडिया यानी एक्स अकाउंट पर अलग अलग जानकारी दी। इसमें बताया गया कि आतंकवाद के मुद्दे पर इन सभी देशों ने भारत के साथ सहयोग की बात कही। तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री ने हर तरह के आतंकवाद की निंदा की और भारत के साथ सहयोग की बात कही है।
तो कुल मिला के आप देख सकते हैं मध्य एशिया में सारे देश भारत के साथ खड़े हुए हैं, अजरबैजान को छोड़ करके, वो एक्सेप्शन है, अपवाद है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण ने कवर किया था और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि अब पंचायत स्तर पर सुशासन की परख, महाराष्ट्र की पंचायत को पहला पुरस्कार मिला है। इस दौरान डिजिटल क्रांति को सुशासन का माध्यम बनाने की पहल धरातल पर कहां तक पहुंची है, इसकी परख ग्राम पंचायत स्तर पर करने की शुरुआत अब कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय यानी डीओपीटी के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग करेगा। पंचायती राज मंत्रालय के साथ मिलकर वह इस योजना को नए सिरे चढ़ा रहा है। किन ग्राम पंचायतों ने नागरिकों से जुड़ी सेवाओं को ई गवर्नेंस मॉडल अपनाया है, किन पंचायतों ने गतिशील, पारदर्शी और प्रभावी बनाया है, इस कसौटी पर देश भर की पंचायतों को कसा गया। तो महाराष्ट्र के धुले जिले की आदिवासी बाहुल ग्राम पंचायत रोहिणी इस श्रेणी में स्वर्ण पदक, याद रखिएगा रोहिणी ग्राम पंचायत, इसको स्वर्ण पदक मिला है। जबकि पश्चिमी त्रिपुरा जिले की मजलिसपुर ग्राम पंचायत को रजत पदक मिला। तो गुजरात के सूरत का पलसाना और ओडिशा के केंझर जिले की सकौती ग्राम पंचायत को ज्यूरी अवार्ड मिले हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है, आप देख सकते हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये इन्वायरमेंट सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारत ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर एक देश एक मिशन बंद करे यानी समाप्त करे प्लास्टिक प्रदूषण थीम के साथ वैश्विक मुहिम का नेतृत्व किया। और इस बार विश्व पर्यावरण दिवस का थीम, जैसे कि पिछले अंक में हमने चर्चा किया था कि थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त किया जाए और प्लास्टिक अपशिष्ट को समाप्त करने के लिए नवाचार को व्यावसायिक अवसरों से जोड़ने की आवश्यकता जताई है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने। और दिल्ली में हरित पहलों के परिणाम मिल रहे हैं और दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना ने इस दौरान कहा, इमेज में आप देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने अपने मुख्य भाषण में इस बात को अंडरलाइन किया है कि दिल्ली में वाहनों से होने वाला प्रदूषण एक महत्वपूर्ण समस्या है। इलेक्ट्रिक बसों के इस्तेमाल से एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण कम करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यमुना नदी के प्रदूषण की समस्या को राज्यों द्वारा सामूहिक रूप से हल करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हालांकि प्लास्टिक एक महत्वपूर्ण सामग्री है, लेकिन प्लास्टिक अपशिष्ट का उचित रूप से निपटान न होना प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या को जन्म दे रहा है। और श्री मंत्री ने दिल्ली के नागरिकों से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक थैलों का उपयोग न करने और सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उपयोग से बचने का आग्रह किया। उन्होंने प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनः उपयोग और रिसाइकिल यानी पुनर्चक्रण करने का अवसर देने वाली तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया और प्लास्टिक प्रदूषण में कमी लाने के लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यानी नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी को व्यावसायिक अवसरों से जोड़ने की आवश्यकता को अंडरलाइन किया। और श्री यादव ने इस बात पर जोर दिया कि ईपीआर यानी एम्प्लॉयर प्रोड्यूस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको बोलते हैं, उसका दिशा निर्देश सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देते हैं और प्लास्टिक अपशिष्ट का पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने मिशन लाइफ के सिद्धांतों को अपनाने और अछूते प्राकृतिक संसाधनों की खपत को कम करने के लिए रिसाइकिल यानी पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को भी पीआईबी ने कवर किया था और ये भी इन्वायरमेंट सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि एनवी स्टेटस इंडिया 2025 ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा 5 जून 2025 को नई दिल्ली में नीति निर्माण के लिए वैकल्पिक डेटा सोर्सेस और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी का उपयोग विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान एनवी स्टेटस इंडिया 2025 पर्यावरण सांख्यिकी जिसको बोलते हैं नामक प्रकाशन का ये 8वां अंक जारी किया, इसको रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट में पर्यावरण से जुड़े हुए डेटा शामिल होते हैं। थर्मल एनर्जी प्रोडक्शन यानी तापीय ऊर्जा उत्पादन 7,92,053 गीगावाट से बढ़कर 13,26,549 गीगावाट हो गया है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन 2013-14 से लेकर 2023-24 तक का है पूरा डेटा। ये 2023-24 के बीच 65,520 गीगावाट से बढ़कर के अभी 2,25,835 गीगावाट हो गया है। वैकल्पिक स्रोत अंतर्देशीय मत्स्य उत्पाद 2013-14 से 2023-24 के बीच जहां 61.36 लाख टन से बढ़कर के 139.07 लाख टन हो गया है, उसका डेटा है। क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है एनवी स्टेटस इंडिया रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आप ध्यान रखिएगा ये सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी होता है। तो साथियों आज के HOD अंक को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।